हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी ये मैंने इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, बट उनके मैंने 1 पेज के नोट्स ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम पे। और वो सिर्फ याद करने की चीजें हैं, उसमें कुछ समझाने का ज्यादा है नहीं। इसलिए मैंने वो पेजेस शेयर कर रखे हैं पहले ही, पिछली बार ही कर दिए थे। आप फाइल सेक्शन में चेक कर लेना। और अगर लास्ट में कहोगे तो मैं इसके बीच में किसी भी दिन संडे को जैसे क्लास ले लूंगी, जो भी टॉपिक आपके थोड़े मोड़े बचे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। ठीक है। और जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक थ्योरी है, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरीज। हालांकि मैंने नोट्स तो ऑलरेडी शेयर कर दिए थे पेड ग्रुप में पहले से ही। लेकिन वो क्लासेस का मैं ये सोच रही हूँ कि माइक्रो एंड मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हम सबको पता है कि 12 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट माइक्रो एंड मैक्रो आता है, तो इसको साथ साथ कवर करवाना ज्यादा जरूरी है। टफ भी लगती है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं होते। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये चीज बहुत ही बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश यही है। और रही बात नोट्स की, तो मैंने ये जो नोट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो ऑलरेडी शायद 4 लेक्चर्स तक ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं पेड ग्रुप पे। हैंड रिटन नोट्स तो मैंने पहले ही शेयर कर दिए थे, चाहे वो माइक्रो के हों चाहे वो मैक्रो के हों। और जो ये कह रहा है कि मैम साथ साथ आप हमें पहले सारे नोट्स शेयर कर दो, तो देखो वो क्लास वाइज शेयर होंगे। ऐसा क्यों है, इसका भी मैं रीजन दे देती हूँ कि अगर मैं आपको पुराने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी तो फिर उसमें अपडेट नहीं है कुछ भी। अपडेट इन द सेंस कि अब आपको पता है कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे यूनिट हैं जहां से डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जो भी अब नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ वो सारे के सारे नोट्स इतने डेप्थ में होंगे कि आपको जो है कुछ और फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ये चीज मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप सब कुछ पढ़ लोगे। अगर आप टॉपिक वाइज भी पढ़ोगे तो भी आराम से हो जाएगा। और मैंने इतनी सारी यूनिट्स ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। आप खुद सोचो कि मैं मोर देन 70 पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ और 100+ पीडीएफ आपको शेयर हो जाएंगी। और सिर्फ 600 रुपए में, मतलब एक पीडीएफ के मैं 6 रुपए भी नहीं ले रही। तो सोचो कि मैं अपनी मेहनत की से बहुत कम कॉस्ट ले रही हूँ। और सिर्फ ये नहीं कि कोई भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है वो शेयर कर रही हूँ, सारी चीजें मैं शेयर कर रही हूँ ताकि वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। और उसके बाद भी एक दो कमेंट आए थे कि मैम रेट तो देखो 6-6 हजार में, 10-10 हजार में कोर्स बिकता है और मैं उसका 10% भी नहीं ले रही हूँ प्रॉपरली। तो फिर आप खुद सोच सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो ये कहती हूँ कि नोट्स आप खुद बनाओ, बहुत बेहतर है। नहीं बना सकते तो नोट्स परचेज कर लो, बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा। आप वो टाइम और जगह यूटिलाइज कर लोगे कि आप अच्छे से और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि मैं आपको अपने नोट्स बेचने के लिए कहूँ कि भाई आपने ये नोट्स नहीं लिए तो कुछ होगा ही नहीं जीवन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ये है कि हाँ, आपको एक एज मिल जाएगा बाकी सब लोगों से। एक एक थोड़ा एज इसलिए मिल जाता है कि आपको रेडी टू सब कुछ मिलेगा। देखो कि मैंने आपको हर एक चीज जो है इन डेप्थ में दी है। इससे ज्यादा इन डेप्थ आपको शायद ही कहीं पे मिल सकता है। मतलब मैंने इतना ज्यादा सोच के बनाए हैं नोट्स, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए। इजी हार्ड सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और ऐसे नोट्स होंगे जो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। 2-4 मिनट आपके मैंने वेस्ट कर दिए, उसके लिए मुझे माफ करना प्लीज। बट हाँ, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी। मैं ये चीज मैं अम, पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा हर लेक्चर में टाइम पास करने में कभी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं पास कर कर सकूं। बहुत अभी भी ये हो रहा है कि मैं अल्टरनेट डेज में क्लास ले पा रही हूँ क्योंकि मेरी जॉब भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो चुकी है। मुझे वहां पे भी पेपर्स वगैरह बनाने हैं और थोड़ा सा एग्जाम का शेड्यूल चल रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो इसलिए मैं अल्टरनेट डेज में क्लास ले रही हूँ। बट नोट्स तो मैं डेली शेयर करती हूँ, चाहे मैं रात को 12 बजे बैठ के नोट्स बनाऊं और फिर वो शेयर करूँ आगे। बट और मेल पे भी मैं हर एक पर्सन का, मेल पे मैं हमेशा पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। लेकिन बाकी अगर आप कोई मैसेजेस कहोगे तो जरूरी नहीं है, बट हाँ, मेरे थ्रू ही होते हैं सारे मैसेजेस, कि मतलब मुझे पता चल जाता है कि हाँ, ये मैसेज आया है। मैं खुद टाइप अगर करने लगे एक एक मैसेज को, तो आप खुद सोच सकते हो कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ऐसा होता है कि दिन में मतलब कम से कम 10 से 12 मैसेजेस तो सिर्फ गाइडेंस के लिए ही आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मतलब एक लाइन में आंसर देना है, पूरे पूरे पैराग्राफ में मैं आंसर देती हूँ एक एक बच्चे को, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस कैसे दूं। तो इतना स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है कि अपनी पर्सनल लाइफ तो कुछ हो ही नहीं पाती है, पर्सनल चीजें भी बहुत कम हो पा रही हैं। तो
आई होप आप सब समझ पाओ। और ये ना समझो कि मैम पहले आप डेली ले रहे थे अब नहीं ले पा रहे, तो मैंने इतना ज्यादा कंटेंट आपका कवर कर रखा है यूट्यूब पे सारी यूनिट्स का, कि अगर सिर्फ आप वो कंटेंट भी पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको 100% ही गारंटी दे रही हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, अगर आपने जितना कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है वो आप पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, इसलिए मैंने मैराथन्स के थ्रू कंप्लीट करा है कि जिसको डिटेल में करना है वो डिटेल में करो, बट डिटेल के देखो टाइम लगता है, एक दिन में मैं सब कुछ डिटेल में नहीं करा सकती। या एक दो मैसेजेस आए थे कि मैम 7 to 8 आवर्स की मैराथन ले लो, भाई 7 से 8 घंटे है ही नहीं मेरे पास कभी पूरे, कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे 7 से 8 घंटे की मैराथन ले पाऊँ। तो प्लीज मुझे उस चीज के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से जितना भी पढ़ाती हूँ वो इसी बेसिस पे पढ़ाती हूँ कि एग्जाम में वो टॉपिक आएगा तो आपका वहां से गलत नहीं होगा। और आपको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, मुझे जितने मैसेजेस क्वेरी के लिए आते हैं कि ये क्वेरी वो क्वेरी जो भी है, मुझे उससे ज्यादा रिजल्ट के मैसेज चाहिए भाई, कि सबने पढ़ा है अच्छे से, और मतलब इतनी मिनिमम कॉस्ट। और जो तो नोट्स या मॉक टेस्ट भी नहीं ले रहे उनके लिए भी सोचो कि मैं बिल्कुल फ्री में, मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे 2 रुपए कमाने होंगे इनसे, या मैं कुछ कमा के कुछ बन जाऊंगी, नहीं। मैं इसलिए, अब वो मेरी मेहनत है, अब मॉक टेस्ट में मैं इतनी मेहनत लगा के, आप सोच भी नहीं सकते कि एक एक क्वेश्चन मैं ऐसा दे रही हूँ एकदम कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब मैं ये भी मतलब कहना चाहती हूँ कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस इतने रेलिवेंट हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चंस है कि आपको एक भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करके दे दिया, नहीं। एकदम फ्रेश क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं, और सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज को बेस रख के बनाए गए हैं, और हर एक लेवल को कंसीडर किया है, चाहे डिफिकल्ट हो हार्ड हो, हर चीज मैंने कंसीडर किया, और मैं बहुत मेहनत से एक एक क्वेश्चन बनाती हूँ। तो वो चीज एक एज देती है आपको। आप मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे कि आप एक दिन अपना निकालो और उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दो, उसे एनालाइज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये डाउट आ रहा है कि मैम हमारी तो गलतियां ही बहुत हो रही हैं, हमसे हो ही नहीं पा रहा है, हम अभी भी मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, और एक दिन में कोई पहाड़ नहीं चढ़ता, आपको धीरे 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 हर रोज कोशिश करनी है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा एक दिन में तुमने आज 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो कल आपके 60+ सही होने लग जाएंगे, नहीं, 50 से 52 53 तक ही पहुंचोगे, और वो भी एक प्रोग्रेस ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नुकसान हो गया, हर चीज में प्रोग्रेस समझो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितनी गलतियां हैं सारी मॉक टेस्ट में करो, नहीं आ रहा समझो, डिटेल इतनी डिटेल में मैंने एक एक पेज की कहीं जगह एक्सप्लेनेशन जहाँ रिक्वायर्ड है वहां पे भी दी है, और जहां से आप कर रहे हो वहां पे भी आप देखते होंगे हर एक टीचर अपने हिसाब से पूरी मेहनत करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोई भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो कभी भी ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करता कि उसे कि टाइम पास के लिए कर दिया, नहीं, मेरे हिसाब से हर एक टीचर अपनी पूरी मेहनत लगाता है किसी भी कंटेंट को या किसी भी चीज को प्रिपेयर करने में। तो आप जहां से भी पढ़ते हो उस चीज का एकदम बेनिफिट लो। और चलो पढ़ते हैं। बहुत 2 4 5 बहुत मिनट वेस्ट हो गया, आई एम रियली सॉरी। यस, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस मैंने बताया था कि हम ये वाला टॉपिक आज हम करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। फोकस क्या होता है इस चैप्टर में, हमारा फोकस रहेगा कि कैसे कंज्यूमर, हाउ अ कंज्यूमर मेक चॉइसेस अमंग गुड्स एंड सर्विसेज given income and prices to achieve maximum satisfaction, that is consumer equilibrium। हम ये 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि वो अपनी गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस में कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो अटेन कर सकता है। और हमें ये भी पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच होती हैं, एक होती है आपकी कार्डिनल अप्रोच, एक होती है आपकी ऑर्डिनल अप्रोच। हम सबको पता है कि कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि हम जब अपनी यूटिलिटी को, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, 11th क्लास में हमने ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करें तो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जब कार्डिनल अप्रोच की बात होती है तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि इसे हम मेजर करते हैं नंबर्स में, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, यूटिलिटी की यूटिल्स होती है। बहुत ही बेसिक चीज है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि ये सबको पता है। कार्डिनल अप्रोच किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इन्होंने कब दी थी, 1890 में दी थी। क्लियर। दूसरी बात अगर हम करें ऑर्डिनल अप्रोच की, तो ये अप्रोच इंट्रोड्यूस की थी वल्फ्रेड पैरेटो ने 1906 में, और इन्होंने कहा था कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि मैं टी को ज्यादा प्रेफर करती हूँ या मैं कॉफी को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं कॉफी को रैंक 1 दे रही हूँ, टी को रैंक 2 दे रही हूँ, तो मैंने सिर्फ क्या दी है, प्रेफरेंस दी है। तो ये किसका पार्ट है, ऑर्डिनल अप्रोच का। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टूल है इसका यूज करते हैं।
अब इस इंडिफरेंस कर्व को डेवलप एजवर्थ ने किया था 1881 में, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किसने किया था? पैरेटो ने किया था 1906 में। उसके बाद इसे बाद में एक्सपेंड हिक्स और आरजेडी एलन ने किया था 1934 में। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि डेवलप किसने किया था? एजवर्थ ने। अगर ड्रॉ करने की बात आ जाए तो किसने किया था? पैरेटो ने किया था। अब रिवील्ड प्रेफरेंस जो थ्योरी है वो किसने दी है? पॉल समरसन ने दी है, हम सबको पता है 1938 में दी है। क्लियर? अब यूटिलिटी की क्या मीनिंग है और क्या फीचर है? हमें पता चल गया कि यूटिलिटी का मतलब क्या है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। ये सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि एक कमोडिटी को कंज्यूम करके मेरी कितनी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हुई। क्या फीचर है? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिविटी कैसे है? मतलब लिकर गिव्स यूटिलिटी टू अ ड्रंकर्ड बट नन टू अ टीटोटलर। अब जो पीता ही नहीं है उसको क्या यूटिलिटी मिलेगी, और जो पीता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी वेरी करती है इंडिविजुअल की परसेप्शन के हिसाब से, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग यूटिलिटी होगी। ठीक है। रिलेटिविटी, यूटिलिटी चेंज विद टाइम, प्लेस, पर्सन, सिचुएशन, हर टाइम के साथ। अब अम्ब्रेला की यूटिलिटी जब बारिश होगी तभी होगी, अब धूप हो रही है तब भी हो सकती है अम्ब्रेला की यूटिलिटी, लेकिन ज्यादा यूटिलिटी किसमें होगी? रेन में। हमें वक्त जगह, अब हम सर्दियों पे हम किसी ऐसी जगह पे हैं विंटर्स में, और उस टाइम पे हमारे पास वार्म क्लोथ्स नहीं है, तो वार्म क्लोथ्स की यूटिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? जहाँ विंटर्स के टाइम पे। तो वही चीज है। नॉट नेसेसरली यूजफुल, जरूरी नहीं है कि जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं और जिससे हमें यूटिलिटी मिल रही है वो प्रैक्टिकली उसकी कोई यूजफुलनेस है। जैसे सिगरेट है, वो सेटिस्फाई करता है स्मोकर को, मतलब यूटिलिटी देता है। एक स्मोकर अगर सिगरेट स्मोक करता है तो उसे यूटिलिटी मिलती है, बट क्या वो सोशली यूजफुल है उसके लिए? नहीं। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, रिलेटिविटी पे डिपेंड करती है, और जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी हमारे लिए क्या रहे? यूजफुल रहे। अब जो हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी कर रहे हैं, और ये मैंने इस बार के मॉक टेस्ट में शायद दिया था ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड 1699 में चार्ल्स जेवनर ने सबसे पहली बार लॉ ऑफ डिमांड की बात की। उसके बाद जॉर्ज किंग ने इसे बाद में डेमोन्स्ट्रेट किया 17th सेंचुरी में। 1699 के बाद है 1738, उसमें डैनियल बर्नौली ने इंट्रोड्यूस किया टर्म यूटिलिटी। ठीक है। 1780 में जेरेमी बेंथम, जिन्हें क्या बोला गया? फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और जिन्होंने लिखा क्या? एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, और एडवोकेट किया क्या? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के बारे में। फिर अगर हम बात करें 1854 में, तो 1854 में, सॉरी, तो 1854 में क्या हुआ? हरमन गुजैन ने फॉर्मुलेट किया किसके बारे में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, और बाद में इसे फर्दर एक्सपेंड किया। उसके बाद 1881 में अगर हम बात करें, एजवर्थ ने इंट्रोड्यूस किया इंडिफरेंस कर्व, फर्स्ट जनरेशन मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन था। उसके बाद लेट 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन मार्जिनल रिवोल्यूशन जो थे, जीवॉन्स, मैंगर और वॉलरस, इन्होंने एम्फोसाइज किया कि वैल्यू जो डिपेंड करती है वो यूटिलिटी पे करती है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन से कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जो बिलोंग करते हैं? जीवॉन्स, मैंगर और वॉलरस। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी, डॉक्यूमेंटेड किया लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, ग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड किया, और बाद में इसे रिस्टेट किया बोजेंस लॉ में कि मार्जिनल बेनिफिट आपका डिमिनिश होता है जैसे जैसे आपके स्टॉक्स इंक्रीज होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 20th सेंचुरी में, तो आपके सेकंड जनरेशन मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन थे, मार्शल, विक्सटेड, बॉम बेवर्क और पैरेटो। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। 1906 में पैरेटो ने सबसे पहले ड्रॉ किया इंडिफरेंस कर्व, और 1950 में स्लस्की ने डिराइव की थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व, ओवरलैप ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन। और ये मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, आप सबको पता है, 14 से लेके 18 तक। ठीक है। 1934 में हिग्स और आरजेडी एलन ने एक्सपेंड किया एजवर्थ, पैरेटो, स्लस्की, और इंट्रोड्यूस किया क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को। और 1938 में सबसे लास्ट में हम अगर हम बात करें, तो सैमुअलसन ने क्या इंट्रोड्यूस किया? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। आई होप ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें वैसे भी याद करने के लिए मेरे समझाने का कुछ है नहीं, जिसने जब थ्योरी दी थी जब भी ही दी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से, तो हमें पता है ये किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। 90 में मार्शल ने एक्सप्लेन किया है कंज्यूमर बिहेवियर को किसके थ्रू? कार्डिनल अप्रोच के थ्रू। जो हमने पढ़ लिया कि कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं एक एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल टर्म में, कि हमें एक चपाती खा के 2 यूनिट्स की यूटिलिटी हुई, 2 यूटिल्स की यूटिलिटी हुई, या 3 की हुई, या 4 की हुई, XYZ।
सो सेकंड क्या है और क्या लिया गया, मनी एज अ मेजरिंग रोड। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। यूटिलिटी मेजर करिए किसमें, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, की कितने हम मनी की टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं। और फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या माना है, कांस्टेंट माना है, कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन हर एक यूनिट से जो मिल रही है वो अनचेंज है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, कांस्टेंट माना है, एमयूएम को क्या माना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना है। अब 1 रुपए का सिक्का किसी के लिए तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी दे सकता है, किसी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए तो 1 रुपए भी बहुत है, और एक अंबानी के लिए अगर 1 रुपए का सिक्का गिर जाए तो क्या हो, उसके लिए मैटर करता है, नहीं करता। इसलिए माना गया कि जो सबके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या मानी गई है, वो कांस्टेंट मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या है, कि टोटल यूटिलिटी ऑफ बंडल किसके बराबर होगा, सम ऑफ यूटिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल गुड्स। मतलब यूटिलिटीज सारी क्या है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्या लिया गया है, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, कि हर एक एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द गुड वो डिमिनिश होता जाएगा जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते रहोगे उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें तो हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ ली थी ना। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अक्रॉस गुड्स, कि सारे गुड्स की मार्जिनल, एक मतलब एक अगर हमने कंजम्पशन की, चेंज इन कंजम्पशन ऑफ वन गुड वो इफेक्ट नहीं करेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अनदर गुड, दूसरे गुड की यूटिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड साइज, जितने भी गुड्स हैं वो क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, मतलब सेम क्वालिटी और साइज के होंगे। कंटिन्यूअस कंजम्पशन की कंजम्पशन जो होगी विदाउट अ ब्रेक और अ गैप। मान लो आज मैंने अगर एक चपाती कंज्यूम की और मैं 2 दिन बाद करी तो फिर यूटिलिटी में क्या फर्क आएगा, हमें ये दिखाना है कि कंजम्पशन क्या हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है, तभी तो डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो पाएगा। नेक्स्ट इज सुटेबल क्वांटिटी कंज्यूम, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा एक रीजनेबल क्वांटिटी, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। नेक्स्ट इज नो चेंज इन कंज्यूमर फैक्टर्स, उसके इनकम में, टेस्ट में, फैशन में, हैबिट में, ये माना गया है कि ये सब उसके क्या है, कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, की प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी क्या है, रिमेन अनचेंज है जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। क्या एनालिसिस कर रहे हैं, कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्लियर, ठीक है, ये हमने 11 assumption ली। अब ये डायग्राम भी आप बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है अप टू अ पॉइंट, तो धीरे धीरे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। ठीक है, जिस पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम है, एम यू 0 है, वो है हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी। ये सबने पढ़ा है। तो क्या रिलेशनशिप है, व्हेन टी यू राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है, फॉल। जब टी यू आपके मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0। जब टी यू आपका फॉल होने लगा, इस पॉइंट पे आपका फॉल होने लगा, तो उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। ये सब हमने किया है। अब फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये भी हमने देखा है। जैसे मान लो ये है 20, 25, 35, तो डिफरेंस इनका टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस क्या है, ये 5 है, ये 10 है। हालांकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, TUN माइनस TUN माइनस 1, या फिर जनरल फॉर्म क्या होती है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी से। ठीक है, क्लियर है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं गोजेंस फर्स्ट लॉ। आपने आज तक भी पढ़ी होंगी चीजें, लेकिन आज आप कुछ एक्स्ट्रा ही सीख के जाओगे। ये मैं हर क्लास में ये कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके जाऊं। स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स यहीं से स्टार्ट होती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको पहले ही दिन रोइज आइडेंटिटी, शेफर लेमा, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर ये नहीं पढ़ा सकती, वो 5th लेक्चर में जाके आएगा। ठीक है, तो पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मैं हमेशा ये सोच के पढ़ाती हूँ कि कोई इंसान अगर पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई मैं सीधा ही इतनी हार्ड चीजें बता दूं कि उसको ऐसा मन में आ जाए कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। ऐसा मैं कभी नहीं चाहती। मैं अपनी क्लास में भी हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि चाहे लास्ट बेंच का स्टूडेंट हो और चाहे फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट हो, कितना भी बड़ा लेक्चर हो, कितना भी बड़ा लेक्चर जा रहा हो, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। मेरी क्लास में हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, चाहे मुझे वो चीज 10 बार बतानी पड़े, 20 बार बतानी पड़े। और एक अच्छा टीचर वही होता है, तो आपको भी अच्छा टीचर बनना है और ऐसा टीचर बनना है कि बच्चों को आपकी चीजें समझ में आए। अब देखो 100% हम सबको खुश नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से 10 बार आता है कि मैम ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये टॉपिक करा दो, वो करा दो। मैं अब सबके हिसाब से अगर चलूंगी तो क्या मैं कभी सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊंगी, यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में नहीं करवा पाऊंगी ना।
तो आई होप आप सब स्टूडेंट्स हो और आप सब आगे फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आए कि इंसान अगर खुद ने कुछ किया है जीवन में, कुछ दो चार एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो शायद थोड़ी सी नॉलेज आ होगी। शायद मुझसे ज्यादा एज के लोग भी देख रहे होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट मैं अपनी नॉलेज बस शेयर करती हूँ और मैं बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ। अब चाहे आपसे मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे कभी इस बात में शर्म नहीं आएगी, या मेरी कोई गलती होगी तो आप लोग मुझे बताओ कि मैम ये चीज गलत हो गई, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना था। मतलब मैं बहुत खुशी से उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि आप लोग चलो इतना ध्यान से सुन रहे हो या इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है और आपने कुछ गलती निकाली। सो उसके लिए मैं हमेशा थैंक यू कहती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गोजेंस फर्स्ट लॉ से। गोजेंस फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। प्रोपाउंड किसने किया है? हरमन हेनरिच गोजेन ने। कब किया है? 1850 में किया है। क्या स्टेट करता है ये कि जो एडिशनल यूटिलिटी है, एडिशनल मतलब जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिराइव होती है फ्रॉम कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वो क्या होती जाएगी? डिमिनिश। जब आप हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? डिमिनिश होती जाएगी। और यही पहला लॉ है गोजेन का कि मीनवाइल हम क्या देखते हैं कि टीयू इंक्रीज तो हो रहा है बट वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। और इवेंचुअली इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। और इवन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव तक भी जा सकती है। ठीक है। इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, एक लिमिट के बाद खाओगे तो सीधी सी बात है ना, आपको क्या एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी? वो जीरो और नेगेटिव ही जा सकती है। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि एमयू डिमिनिशेस विच ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम। हर एक एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करते जाओगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी। और यही गोजेन का क्या है? फर्स्ट लॉ है। अब गोजेन का सेकंड लॉ क्या कहता है? ऑब्वियसली ये भी गोजेन ने ही किया है। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और ये क्या स्टेट करता है कि एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एन इंडिविजुअल एलोकेट्स एक्सपेंडिचर सच दैट, कि हर एक इंसान अपने एक्सपेंडिचर को किस तरीके से एलोकेट करता है कि उसे मार्जिनल यूटिलिटी जो पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड हो रहा है वो इक्वल रहे अक्रॉस ऑल गुड्स। कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से ली तो उसके प्राइस से रिलेटेड, वाई से अगर हम ले रहे हैं या वाई गुड है तो उसके प्राइस से रिलेटेड, जेड गुड से अगर हम ले रहे हैं तो उसके प्राइस से रिलेटेड। तो मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी जो आप स्पेंड कर रहे हो वो इक्वल रहे अक्रॉस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तभी तो इसे बोला गया है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और बेसिस है किसका? ये ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, या फिर कि आप क्या कर रहे हो? अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन कर रहे हो और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको मिल रहा है। ये है गोजेन का क्या? सेकंड लॉ। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा अपने एक्सपेंडिचर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि जो यूटिलिटी उसे मिलने वाली है पर रुपी वो क्या हो? इक्वलाइज रहे अक्रॉस ऑल द कमोडिटीज। क्लियर है? ठीक है। अब कार्डिनल अप्रोच क्या होता है आपका? वन गुड केस और टू गुड केस आपका क्या होगा? पहला गुड आपका वन गुड केस है, सिंगल कमोडिटी केस है। तो कब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा? जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किसके बराबर हो? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। और टू कमोडिटी केस में आपका क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किसके बराबर? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई किसके बराबर? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। ठीक है, ये आपने बढ़ा भी है। ठीक है, सेम चीज है वही। नाउ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अगर हम देखें तो वन गुड केस में हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कैसे करेंगे? अब मान के चलो कि लेट अ कंज्यूमर कंज्यूम Q1 यूनिट ऑफ अ गुड। एक कंज्यूमर ने Q1 यूनिट ऑफ गुड को क्या किया है? कंज्यूम किया है। तो उसकी टोटल यूटिलिटी किसके बराबर होगी? Q1 यूटिलिटी जो उसने क्वांटिटी कंज्यूम की उससे। मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकाली तो बस इसी का क्या किया? डेरिवेटिव किया, du1 डिवाइडेड बाय dq1, क्वांटिटी वन के रिस्पेक्ट में। तो ये बन गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या कंडीशन है कि जब हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाला, मतलब टीयू हमें क्या शो हो रहा है? टीयू इंक्रीज अगर ग्रेटर देन जीरो है, ये हमारा डायग्राम, ये टीयू है हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या शो कर रहा है? टीयू इंक्रीजेस एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है हमारी टोटल यूटिलिटी भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज। तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपने डेरिवेटिव किया वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। लेकिन सेकेंड जब आप डेरिवेटिव करोगे, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आप देखोगे तो टीयू आपका जो राइज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट से। क्योंकि आप इस साइड ये देख सकते हो कि एमयू तो आपका पॉजिटिव तो है लेकिन वो क्या होता जा रहा है? वो डिमिनिश होता जा रहा है। तो जब आप उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो वो आपका क्या चला जाएगा? लेस देन जीरो चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? और अगर आपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी ली होंगी, पीवाईक्यू सीरीज भी की होगी, तो मैंने उसमें भी आपको एक चीज बताई थी कि कैसे हम बताते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे है। तो एक चीज मैंने बताई थी कि एक तो सैड फेस
और एक स्माइली फेस, ये दो चीजें बताई थी। इसका हमेशा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सैड फेस का क्या होगा, लेस देन जीरो, और स्माइली फेस का हमेशा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप देख के निकालोगे कि डिक्रीज हो रहा है, तो लेस देन जीरो, इंक्रीज हो रहा है तो मोर देन जीरो। यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो मोर देन जीरो, डिक्रीज हो रहा है तो लेस देन जीरो। करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। अब यूटिलिटी का आउटकम, टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन, कैसे, एज मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स आर कंज्यूम्ड, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ईच एडिशनल यूनिट कंट्रीब्यूट करता है लेस टू टोटल यूटिलिटी, क्यों, क्योंकि हमें क्या मिल रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हर एक एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करते जाएंगे, हमारी टोटल यूटिलिटी एडिशनल जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन। तो हमारा ओवरऑल सेटिस्फेक्शन तो स्टिल इंक्रीज हो ही रहा है ना, दिख रहा है ना हमें कि इंक्रीज हो रहा है। टोटल यूटिलिटीज ऑब्टेन हुई है हमारी, जो हमारा ओवरऑल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुआ। बट टोटल यूटिलिटी सेक्रीफाइस कैसे हुआ, कि टू कंज्यूम मोर यूनिट्स कंज्यूमर को स्पेंड करनी पड़ेगी मनी, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मनी स्पेंड कुड हैव बीन यूज्ड टू एक्वायर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, वो मनी जो हमने यहाँ पे स्पेंड करी वो हम कोई और गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या कर सकते थे, एक्वायर कर सकते थे। तो यूनिट सेक्रीफाइस, टोटल यूटिलिटी जो हमारी सेक्रीफाइस हुई वो क्या हुई, जो हमारा सेटिस्फेक्शन फोरगोन हुआ फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी। ये जो मैं पैसा एक ही गुड पे लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, और उससे टोटल यूटिलिटी लेती जा रही हूँ, तो उससे क्या हो रही है, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपकी टोटल यूटिलिटी सेक्रीफाइस हो रही है। और वो सेक्रीफाइस क्यों हो रही है, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन आपने फोरगो कर दी, आप इसका कोई अपने मनी का कोई और अल्टरनेटिव यूज भी कर सकते थे, ठीक है। नेट, तो फिर नेट यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी जो आपकी ऑब्टेन हुई माइनस टोटल यूटिलिटी जो आपने सेक्रीफाइस करी, उससे आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, नेट यूटिलिटी। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि ओवरऑल वेलबींग, ये नेट यूटिलिटी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल हमें क्या फायदा हुआ कंजम्पशन करने से। कंसीडर बोथ पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन और नेगेटिव एस्पेक्ट, तो मतलब हमने क्या निकाली, हमने नेट सेटिस्फेक्शन निकाली, नेट यूटिलिटी निकाली। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो हम क्या कहना चाहते हैं कि एक कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है अपनी यूटिलिटी व्हेन TU is increasing but at a diminishing rate while balancing the gain in utility from the consumption against the sacrifice of utility from spending money। ये चीजें, ये लाइंस आपकी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एग्जाम में हमें ये तो पता है कि TU इंक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम पे जा रहा है तो MU जीरो है, ये चीजें हमें पता है, लेकिन अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। अब कंफ्यूजन क्या होनी है, यही तो सिंपल सी बात की गई है कि कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है अपनी यूटिलिटी को कब, जब TU आपका इंक्रीज हो रहा हो। बट किस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस कर रहे हैं कि कंजम्पशन हमने कुछ सेक्रीफाइस भी तो किया है, अगर हम गेन कर रहे हैं तो हम उसके साथ साथ सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं अपने मनी को, ठीक है। तो हम एक्चुअल में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या देखना चाहते हैं कि ओवरऑल वेलबींग हमें कितना मिला, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हमें कितना मिला, तभी तो हम स्पेंड करते हैं अपने पैसे को, वरना क्यों करेंगे। क्लियर। नाउ marginal utility of money refers to the satisfaction or utility from an additional unit of money। marginal utility of money, जो मैंने additional money अपना spend किया उससे मुझे कितनी satisfaction मिली, सब्जेक्टिव है। क्यों, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस है, उसके बेसिस पे। तो क्या अजम्पशन रही यूटिलिटी एनालिसिस की, क्या अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या माना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है। बट ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, किसी के लिए 100 रुपए बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 100 रुपए बहुत कम है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग कंज्यूमर चॉइसेस, डिमांड एंड बजट कंस्ट्रेंट। ये एक हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिससे हम देख सकते हैं कंज्यूमर की क्या क्या चॉइसेस, क्या क्या डिमांड, क्या बजट उसका कंस्ट्रेंट है, कितने बजट में वो काम कर सकता है। जैसे आपने ये बजट देखा होगा, प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई लेस देन इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, आपकी मनी के इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर आपने जो जितना भी पैसा आप लगाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन ये है कि रियलिटी में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो वेरी करता है, बट कॉन्स्टेंटली सिर्फ इसलिए एज्यूम की है ताकि हमें कन्वीनियंस हो सॉल्व करने के लिए। क्लियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है। डिमांड कर्व जो आपका डिराइव होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से। क्लियर। नेट यूटिलिटी पे अभी कंडीशन देखी, तो उसमें हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगी कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो किसके बराबर हो, जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है एक्स से वो किसके बराबर है, वो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे हमने कांस्टेंट माना है और जिसे लैम्डा से डिफाइन किया है, इनटू आपका प्राइस ऑफ एक्स। या फिर हम लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स किस हिसाब से,
कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, या फिर हम उसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे अभी तक हमने देखा क्या कि mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu m, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बस इसे चेंज करके लिखा है कि mu x मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच ले रहे हैं, तो mu x किसके बराबर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो mu m इंटू पी एक्स। ठीक है, और mu m को हमने क्या ले लिया, लैम्डा ले लिया बस। इसलिए कभी भी मैथमेटिकल टर्म्स देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो आपकी उन्हीं टर्म्स को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दिया है, और इसलिए आपको ऐसे डर लगता है कि ये क्या ले दिया। बट ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu m, यही पढ़ते आ रहे हो, वही चीज तो लिख दी, बस इसने थोड़ा सा घुमा के लिख दी। ठीक है, क्लियर? तो क्या मैकेनिज्म हमने देखा है कि सपोज करो कि हमारे प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। हमें ये पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हमारा m तो कांस्टेंट है, तो हमें क्या दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड से। तो इसको रिस्टोर करने के लिए कैसे, देखो अब यही चीज है, हमें पता है कि हमारा MUM क्या है, कांस्टेंट है। MUM हमारा कांस्टेंट है, मतलब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है किससे, राइट हैंड साइड से। नॉर्मल आपने फॉर्मूला लिखा है mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu m। ठीक है, और अगर आप इस हिसाब से लिखोगे तो ये इस तरीके से लिखोगे। अब मुझे वापस से इक्विलिब्रियम पे लेके आना है, तो मुझे अपनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को तो राइज करना पड़ेगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को राइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ डज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स राइज, कैसे राइज होगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। MUX increases only when quantity consumed of X decreases। मुझे उसकी यूटिलिटी मेरे लिए कब बढ़ेगी, जब मैं उसकी क्वांटिटी को कम कर दूंगी। आप सबको एक साइकोलॉजिकल चीज पता होगी कि जो चीज हमारे पास कम होती है ना, हमें वही चीज ज्यादा चाहिए होती है, और वही चीज से हमें लगता है कि उसी चीज से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब आपके पास आईपैड नहीं है तो आपको लगेगा मुझे आईपैड चाहिए, आईपैड चाहिए, उससे मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन वो चीज जब आपके पास आ जाएगी तो आपको लगेगा कि इससे तो कोई वो ही नहीं है। तो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इससे हम कैसे अपनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम क्वांटिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आता है इससे कि जब आपके प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप क्वांटिटी डिमांड कम करते हो, क्योंकि आपको अपनी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। और जब आपके प्राइस फॉल करते हैं तभी आप क्वांटिटी डिमांड एक्स की राइज करते हो, क्योंकि आपको ये तो पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो कांस्टेंट है। अब मुझे अपनी यूटिलिटी को बढ़ाना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे अपनी यूक्लिब्रियम पे जाना है, तो मुझे अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को राइज करना पड़ेगा। और वो कैसे राइज हो सकती है, कब राइज हो सकती है, जब मैं अपने प्राइस अगर ज्यादा हो तो मैं कम क्वांटिटी डिमांड करूँ। तो हेंस हमें हमें पता चलता है कि हमने डिमांड कर्व कैसे, ये जो डिमांड कर्व आपने बनाया है, इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ डिमांड कर्व, वो डिराइव ही कहाँ से हुआ है, वो डिराइव ही मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से हुआ है। और किस अजम्पशन के अंडर, अंडर अजम्पशन ऑफ मार्जिनल कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, ये हाँ जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कर्व बनाया, उसी से ही हम क्या डिराइव कर पाए हैं, mu1 से p1, फिर mu2 से p2, फिर 3, और फिर इन पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया, हमारा डिमांड कर्व बन गया, सिंपल। तो MUX से ही हम डिमांड कर्व बनाते हैं, एंड बाय एज्यूमिंग कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आई होप ये चीज आपको क्लियर आई, समझ में आई होगी। क्लियर? नाउ यही हमारा इनवर्स डिमांड फंक्शन है कि px इज इक्वल टू mu(x) अपॉन लैम्डा, लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mu(m) भी लिख सकते हैं। अब क्या नेचर रहता है डिमांड कर्व का अंडर मार्शेलियन अप्रोच, अजम्पशन क्या है, इन केस ऑफ टू गुड्स ये अज्यूम किया जाता है टू बी, दे आर अज्यूम टू बी अनरिलेटेड, वो रिलेट नहीं करते। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है अंडर मार्शेलियन यूटिलिटी अप्रोच, किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगर हम दो गुड्स ले रहे हैं मार्शेलियन अप्रोच में, जैसे हमने ये लिखा ना mu(x) अपॉन px इज इक्वल टू mu(y) अपॉन py, तो हमने दो गुड्स लिए तो वो एज्यूम किया जाएगा कि वो अनरिलेटेड है। ठीक है, अगर हमें डिमांड कर्व का नेचर देखना है अंडर मार्शेलियन अप्रोच। और दूसरी चीज क्या मानी गई है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अंडर मार्शेलियन यूटिलिटी अप्रोच इसके बराबर है, 1 के बराबर। अब लिमिटेशन क्या है, ये हम सबको पता है कि हम यूटिलिटी को कभी भी नंबर में मेजर नहीं कर सकते, और मार्शल ने ये एज्यूम किया है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकली। बट रियलिटी में यूटिलिटी हमारी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, और हम प्रिसाइसली क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मुझे 1 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई कि 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई, नहीं कर सकते हम ये। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन हमने एज्यूम किया कि वो कांस्टेंट है। अब सबकी यूटिलिटी उसके इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करती है
कि उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना मिल रहा है। यूटिलिटीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, यूटिलिटी फ्रॉम वन गुड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर। ये हमने एज्यूम किया कि एक से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक हमने कंज्यूम की वो दूसरे पे तो इफेक्ट डालेगी ना, क्योंकि गुड्स क्या होते हैं, या तो सब्सटीट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट, तो वो एक दूसरे को तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। फेज टू एक्सप्लेन गिफन पैराडॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिफन पैराडॉक्स इन्होंने एक्सप्लेन ही किया कि एज अ राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड मे लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि गिफन पैराडॉक्स तो पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, पर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ने एक्सेप्शंस जो थे लॉ ऑफ डिमांड के वो एक्सप्लेन ही नहीं की। गिफन पैराडॉक्स को मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ने एक्सप्लेन नहीं किया है, इस चीज को ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा ना, नेग्लेक्ट कर दिया, मार्शल ने इग्नोर कर दिया। इग्नोर द सेपरेट रोल्स ऑफ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इन कंज्यूमर चॉइस। इनकम का अपना इफेक्ट होता है, सब्सटीट्यूशन का अपना इफेक्ट होगा, और मार्शल ने इसे भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। बट जो आपकी मॉडर्न थ्योरी थी हिग्स और स्लस्की का, जो हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अलग अलग करके दिखाया है। कि हमें पता है कि हिग्स में आपका इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है, ये सारी चीजें हमने किसमें देखी है। जब हम मॉडर्न थ्योरी करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को इन्होंने अलग अलग करके दिखाया कि कैसे प्राइस में जो चेंज आया है उसने आपकी रियल इनकम और आपके रिलेटिव प्राइसेस को कैसे इम्पैक्ट डाला है। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि मार्शलियन एनालिसिस ने क्या प्रोवाइड किया है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी, एक बेस प्रोवाइड कर दिया किसका, एक डिमांड थ्योरी का। बट ड्यू टू इट्स रेस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी कांस्टेंट रहेगी, यूटिलिटी आपकी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कोई एक दूसरे से इफेक्ट नहीं डालेगा, तो कुछ इनकी स्ट्रिक्ट अजम्पशंस के कारण ये रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा, रियल वर्ल्ड जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है उस पर एप्लीकेबल नहीं हो रही, ठीक है, कंपेयर टू अगर आपकी मॉडर्न अप्रोच देखी जाए, ठीक है, हिग्स, आरचीटी, एलन, स्लस्की, इन सब की। तो फिर है आती है आपकी ऑर्डिनल अप्रोच कंज्यूमर बिहेवियर की, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की पैरेटो ने। एजवर्थ ने इनिशियल कॉन्सेप्ट दिया इंडिफरेंस कर्व का, पैरेटो ने उसे ड्रॉ किया, हिग्स और आरजेडी एलन ने कॉम्प्रिहेंसिव वर्क किया एजवर्थ, पैरेटो, स्लस्की के बेस पे। क्लियर। कोर आइडिया ये पहले भी बता दिया। कोर आइडिया क्या है कि कार्डिनल से डिपार्ट अलग है, क्योंकि कार्डिनल कहता है कि हम नंबर से मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल कहता है कि हम रैंकिंग दे सकते हैं, प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, कोई यूटिल्स में नहीं होगी, कंज्यूमर कैन ओनली रैंक प्रेफरेंस, ऑर्डिनल मेजरमेंट होगा। तो क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ऑर्डिनल अप्रोच के, सबसे पहला कि नॉन मेजरेबिलिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर में। रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस, की कंज्यूमर रैंक करेगा गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड उनके रिलेटिव प्रेफरेंस पे, ना कि न्यूमेरिकल यूटिलिटी पे। नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रोड, कि हमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैटर करता है, हमें कि हमने हमने ये देखना कि मेजरमेंट रोड हमने क्या लिया है। कंजम्पशन डिसीजन बेस्ड होता है किस पे, रैंकिंग पे, जैसे वहां हमारा मेजरमेंट रोड क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी था हमारा। कंजम्पशन डिसीजन बेस्ड होता है रैंकिंग पे, कंज्यूमर चूज करता है हमेशा हाई रैंक बंडल को, कि मैं इसको ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, इसको कम प्रेफर कर रहा हूँ, तो इसे ही चूज करेगा। रेशनैलिटी, हम सबको पता है कंज्यूमर हमेशा रेशनल होता है, उसका एम ही होता है मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन करना बाय चूजिंग द बेस्ट बंडल। वेल डिफाइंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की एकदम क्लियर प्रेफरेंस रहती है फॉर ऑल पॉसिबल बंडल्स के लिए, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ बंडल्स, कंज्यूमर कैन कंपेयर एनी टू बंडल, प्रेफर वन ओवर द अदर, या फिर इंडिफरेंट भी हो सकता है, उसे ये लगेगा, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में पढ़ते हैं कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सब पे उसको सेम ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है। या तो कंपैरिजन जब करे वो बंडल में, तो दो बंडल को कंपेयर कर सकता है, या तो ए को बी के ऊपर प्रेफर करे, या फिर दोनों में इंडिफरेंट रहे कि मुझे ए और बी दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। हमेशा कंज्यूमर की क्या रहेगी, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है मोर इज बेटर। If one bundle has at least more of one good and no less of another good, obviously वो प्रेफर किया जाएगा। एग्जाम्पल, बंडल ए में 3, 5 है, बंडल बी में 3 और 2 है, ठीक है, तो मैं किसको प्रेफर करूंगी, ये 3 और 5, 8 मिल रहे मुझे, मैं ए को ही प्रेफर करूंगी ना, एक रेशनल कंज्यूमर की तरह। मोर इज बेटर, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। सब्सटीट्यूशन बिटवीन गुड्स, कंज्यूमर मे बी इंडिफरेंट बिटवीन बंडल्स इफ मोर ऑफ वन वुड इज कंपनसेटेड बाय लेस ऑफ द अनदर। अब 8 और 5 13 यहाँ पे मिल रहे हैं, और बी वर्सेस देखे तो 3 और 10 यहाँ पे भी 13 ही मिल रहे हैं, तो ये तो इंडिफरेंस पॉसिबल है ना, कि दोनों में मुझे 13 ही मिल रहे हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एज कंजम्पशन ऑफ गुड वन इंक्रीजेस, विलिंगनेस टू गिव अप टू गुड टू फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड वन डिक्रीजेस। मतलब मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, the rate at which one goods is substituted for the another good goes on decreasing। जिस रेट से मैं एक गुड के बदले दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, वो रेट क्या होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा।
पढ़ रखा है 11th में। कॉन्स्टेंसी ऑफ प्रेफरेंस की प्रेफरेंस रिमेन कंसिस्टेंट ओवर द टाइम, ओवर द टाइम आपकी प्रेफरेंस सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी हर दूसरे दिन। ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंस, वरना पढ़ ही कैसे पाएंगे इस चीज को, तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज कंज्यूमर कुछ और प्रेफर कर रहा है, कल कुछ और कर रहा है। ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या है, लॉजिकली ऑर्डर होगा कि अगर ए को मैं प्रेफर कर रही हूँ 2 से और 2 को प्रेफर कर रही हूँ 3 से, तो सिंपल सी बात है 1 प्रेफर हो रहा है किससे, 3 के ओवर। क्लियर। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं, एम्फसाइज करता है प्रेफरेंस, रैंकिंग, रेशनैलिटी, मोनोटोनिसिटी, सब्स्टिट्यूशन और लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस rather than cardinal measurement of utility, rather than cardinal measurement of utility के वो क्या देखना चाहेगा, वो ये देखना चाहेगा कि क्या मिले उसे, वो इन सब के बेसिस पे क्या करे, प्रेफर करे। ओके, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अभी अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ करके बताया कि इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पे हो, ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, आपको क्या मिल रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कंज्यूमर इंडिफरेंट है अमंग बंडल्स ऑन द सेम आईसी, सेम आईसी पे ही वो इंडिफरेंट है, ए पॉइंट चूज करे, बी करे, सी करे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उससे क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बंडल ए, बंडल बी, ये दोनों ही सेम आईसी पे है और ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्या, इक्वल सेटिस्फेक्शन। अब की प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स क्या हैं इसके? सबसे पहले हमें पता है कि आईसी जो होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट होता है, दिख रहा है हमें डायग्राम में। सो टू मेंटेन द सेम सेटिस्फेक्शन, कि अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा लेस ऑफ वन गुड, दे मस्ट गेट मोर ऑफ द अदर गुड। सीधी सी बात है, अगर एक कंज्यूमर एक गुड को कम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उसको दूसरा गुड ज्यादा मिलेगा। क्या रिफ्लेक्ट करता है ये चीज, आपको रिफ्लेक्ट करती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आप किस रेट से एक गुड के बदले दूसरा गुड क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंसिस्टेंट विद मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि हमेशा एक कंज्यूमर चाहेगा मोर इज बेटर, जितना ज्यादा उतना अच्छा। क्लियर। स्लोप ऑफ आईसी, आईसी का स्लोप आपको क्या दिखाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब सेक्रीफाइस अपॉन गेन, सिंपल। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब द रेट एट विच कंज्यूमर जो विलिंग है टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अनदर व्हाइल कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट, यूटिलिटी तो उसको सेम ही मिल रही होगी। मैथमेटिकली हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखते हैं, माइनस चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। ठीक है। और कन्वेक्स शेप है, सीधी सी बात है, पीपीसी आपका कनकेव होता है, आईसी आपका कन्वेक्स होता है। ठीक है। कन्वेक्स क्या, इंडिफरेंस कर्व जनरली कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, और कन्वेक्सिटी हमें क्या शो करती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर इंक्रीजिंग होगा तो शेप कनकेव हो जाएगी, सिंपल। एज मोर ऑफ वन गुड इज कंज्यूम्ड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस द अदर गुड डिक्रीजेस। जैसे ही मैं एक गुड ज्यादा कंज्यूम करती हूँ, मेरी विलिंगनेस दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करने में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप इस इंडिफरेंस कर्व को देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। बट अगर इंडिफरेंस कर्व के बाहर आप इस पॉइंट पे चले जाओ तो ये आप प्रेफर्ड बंडल होगा, इसको ज्यादा प्रेफर करूंगी कि मुझे यहाँ पे मोर यूनिट्स मिल रही हैं, दोनों ही गुड्स की, गुड वन की भी गुड टू की। लेकिन अगर मैं वहीं डी पे चली जाऊं तो मुझे लेस यूनिट मिल रही है, गुड वन की और गुड टू की, दोनों की। तो ये मेरा इंफीरियर बंडल होगा, ये मेरा प्रेफर्ड बंडल होगा, और ये मैं जितने अपने मेरी बजट है उस हिसाब से जो मैं खर्च कर रही हूँ वो है। ठीक है। तो समरी क्या है, इंडिफरेंस कर्व आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू गुड्स के बताता है जो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका नेगेटिव स्लोप होता है, किसके बराबर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये चीजें तो बहुत आसान है, और जब आप पेपर करोगे ना तो ये छोटी छोटी जो आप गलतियां कर दोगे ना, क्योंकि अगर वही चीज स्टेटमेंट में आ गई ना तो इंसान गड़बड़ कर ही देता है, कोई भी हो वो चाहे। इंसान गलतियां इंसान से ही होती हैं, और जब तक आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो तो आपको कुछ नहीं आता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि चीजों को आप बेस से सही करो। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो आपको बेस अपना ठीक करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहीं से भी करो, नोट से करो, पीडीएफ से करो, किसी और टीचर से करो, जहां से करो वहां से करो, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। ये सोच के कि नहीं हो सकता, या मेरी मैथ वीक है, या मैंने मैथ नहीं ली थी, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, डिमिनिशिंग स्लोप। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की शेप की बात करें तो इसका स्लोप कैसा होता है, डिमिनिशिंग, कि जैसे जैसे कंज्यूमर मूव्स डाउन अलोंग द आईसी टू द राइट, आपका स्लोप क्या होता जाएगा, स्लोप आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टच नहीं करता ये एक्स एक्सिस को।
स्लोप क्या शो करता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या एक्सप्लेन करता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब व्हेन कंजम्पशन ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? फॉल। व्हेन यूनिट ऑफ अदर गुड्स सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? राइज। दस कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस, इसलिए कंज्यूमर हमेशा कम गिव अप करता है एंड लेस ऑफ सेक्रीफाइस गुड्स फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड, दूसरी एडिशनल यूनिट लेने के लिए। रिजल्ट क्या होता है कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस एज मोर ऑफ वन गुड इज कंज्यूम। एक गुड ज्यादा कंज्यूम करेंगे, आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए आईसी की शेप क्या है? कन्वेक्स है। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में अगर हम देखें तो कन्वेक्सिटी क्या शो करती है? दैट द कंज्यूमर मेक्स ट्रेड ऑफ एट अ डिक्रीजिंग रेट। वो जो ट्रेड ऑफ क्रिएट कर रहा है ना ए और गुड वन और गुड टू में, वो डिक्रीजिंग रेट से कर रहा है, क्योंकि आप एमआरएस जब उसका कैलकुलेट करोगे, सेक्रीफाइस अपॉन गेन कैलकुलेट करोगे, तो वो क्या होता जाएगा? डिक्लाइन। तो कंज्यूमर मेक ट्रेड ऑफ एट अ डिक्रीजिंग रेट कंसिस्टेंट विथ किसके, किस हिसाब से आईसी जो है कन्वेक्स शेप दे रहा है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब ये जो आप देखो इस डायग्राम में, आप क्या चीज देख सकते हो? इस फिगर में जो आईसी हमारा इंडिफरेंस कर्व है, अब इस ए पॉइंट पे आप आ जाओ और ए पॉइंट आपको क्या शो कर रहा है? अगर मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालो गुड एक्स और गुड वाई का, तो क्या शो कर रहा है? एडी सेक्रीफाइस अपॉन गेन आपने कितना किया? डीबी। बी पॉइंट पे आ जाओ, बी पॉइंट क्या है? सेक्रीफाइस बीई अपॉन ईसी। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि एडी अपॉन डीबी आपका ग्रेटर देन है। ये ए पॉइंट आपका ग्रेटर देन है किससे? आपके बी पॉइंट से ग्रेटर देन है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट बी आपकी लेस देन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट ए आपका ज्यादा है, इसलिए आपका एमआरएस क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। यही रीजन है। ठीक है। अब प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। सिंपल। सपोज दो आईसी है, आईसी वन है, आईसी टू है। अब आईसी वन पे मुझे पता है कि बी किसके बराबर होगा? पी के बराबर। बी और पी पॉइंट दोनों आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। आईसी टू पे चले जाओ, आपका बी किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। अगर बी पी के बराबर है और बी क्यू के बराबर है, तो सिंपल सी बात है पी क्यू के इक्वल भी होना चाहिए था। लेकिन क्या क्यू और पी इक्वल है? नहीं है। दोनों अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे हैं, जबकि क्यू आपका आईसी टू पे है, तो क्यू तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, पी कम देगा। सिंपल। पॉइंट बी एंड पी लाई करता है आईसी वन पे। कंज्यूमर इंडिफरेंट है बी और पी में, दोनों इसको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अगर हम आईसी टू में चले जाए तो हमारे पास है बी एंड क्यू, और बी एंड क्यू के लिए भी कंज्यूमर क्या है? इंडिफरेंट है। तो अगर हम ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंस निकालें तो हम क्या देख सकते हैं कि कंज्यूमर इंडिफरेंट रहेगा। इसके हिसाब से पी और क्यू के बीच में क्या होना चाहिए? इंडिफरेंट होना चाहिए। बट ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई अगर हम डायग्राम में देखें, क्योंकि पी और क्यू तो दोनों ही अलग अलग आईसी पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों की यील्ड डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल है। तो पी और क्यू इक्वल हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यू ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, पी कम सेटिस्फेक्शन देगा, इसलिए कहते हैं कभी भी दो आईसी इंटरसेक्ट नहीं करते। अदरवाइज ये जो वायलेट करता है किसकी? असम्पशन कोड, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी की। तो कंक्लूजन क्या कह सकते हैं हम कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज ईच आईसी रिप्रेजेंट करता है आपको एक यूनिक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड क्रॉसिंग वुड इम्प्लाई कॉन्ट्राडिक्टरी सेटिस्फेक्शन लेवल, जो क्या है? इम्पॉसिबल। यही जो चीज इम्पॉसिबल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का मतलब वही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। सारे इंडिफरेंस कर्व का मैंने एक चार्ट बनाया, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी, तो मैप हो गया। हर एक आईसी रिप्रेजेंट करता है एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर द कंज्यूमर। ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व पे ए बी सी डी कितने भी पॉइंट है वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आईसी वन है और यहाँ पे मैं बना देती हूँ आईसी टू, तो सिंपल सी बात है इंडिफरेंस कर्व टू मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, इंडिफरेंस कर्व कम देगा। तो कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सेम कर्व बट नॉट ऑन द डिफरेंट कर्व्स। ठीक है। तो वही चीज कहते हैं हायर वर्सेज लोअर आईसी। हायर आईसी जितना ज्यादा ओरिजिन से दूर, आईसी सिक्स सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, आईसी वन सबसे कम सेटिस्फेक्शन। सिंपल। प्रेफरेंस रैंकिंग। इंडिफरेंस मैप शो करता है रैंकिंग ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफर क्या कर रहा है? कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करेगा पॉइंट्स ऑन हायर आईसी। ऑब्वियसली बात करें, हमने पी और क्यू का देखा, तो क्यू को ज्यादा प्रेफर करेगा, पी को कम प्रेफर करेगा, क्योंकि वो हायर आईसी पे लाइक करता है। क्या इसकी यूजफुलनेस है कि हमें इसे विजुअलाइज हो जाता है, ग्राफ देख के हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कंज्यूमर की क्या चॉइस है, क्या प्रेफरेंस है। शो करता है कि कैसे हाउ मूविंग फ्रॉम अ लोअर टू हायर आईसी क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंक्रीजिंग सेटिस्फेक्शन। जैसे मैंने अभी डायग्राम में भी बताया था पहले भी कि आपको कम यूनिट्स आप ले पा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी यूनिट का देखो, यहाँ पे आप कितनी यूनिट्स ले पा रहे हो, तो ये आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। आईसी सिक्स आपको, आईसी वन कम देगा।
ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व के कुछ स्पेशल केसेस है जहां से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। अब इंडिफरेंस कर्व बिटवीन बैड एंड गुड्स, सिंपल सी बात है कि जिस साइड आपका इंडिफरेंस कर्व बैंड कर रहा है वो आपका क्या है, वो आपकी गुड कमोडिटी में काउंट होगा, और जहां से दूर जा रहा है वो आपकी बैड कमोडिटी में क्या होगा, काउंट होगा। जैसे मान लो पॉल्यूशन, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा इंडिफरेंस कर्व क्या कह रहा है, ये डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व है किसके बीच में, बिटवीन न्यूट्रल एंड गुड। आपका एक गुड क्या है, न्यूट्रल, और दूसरा गुड क्या है, गुड, तभी तो आप उसको इंक्रीज कर रहे हो। एक तो आपने सिर्फ न्यूट्रल मान लिया एक्स को, और वाई आपका क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये आपका गुड गुड उसमें आता है, ठीक है। और एक्स आपका क्या है, न्यूट्रल है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसे इसको जस्ट अगर अपोजिट बना दे तो क्या शो कर रहा है, ये एक्स आपका किस में, नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आ गया, और वाई आपने क्या मान लिया, न्यूट्रल, कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जो स्ट्रेट लाइन है जहां से क्वेश्चन आता है। अगर एल शेप में बन रहा है इंडिफरेंस कर्व तो वो क्या शो करता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन सारी शेप से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेटिएशन पॉइंट एंड ब्लिस पॉइंट का क्या मतलब है। सेटिएशन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे आपको क्या मिल रही है, फुल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये कब होगा, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जीरो और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जीरो। बियॉन्ड दिस पॉइंट कंज्यूमर मोर ऑफ दैट गुड रिड्यूस द सेटिस्फेक्शन। इस पॉइंट के बियॉन्ड कंज्यूमिंग, अगर आप कंज्यूम कर रहे हो ज्यादा गुड तो उससे आपकी सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होगी। अभी एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहले हमने लिया केस ऑफ गुड एक्स का हमने केस लिया, ठीक है। अप टू पॉइंट ओ एक्स वन पॉइंट तक हमें क्या शो कर रहा है, ओ से लेके एक्स वन पॉइंट तक कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन इंक्रीजेस सेटिस्फेक्शन। आफ्टर ओ एक्स वन के अगर आप बाहर जाओगे तो आपकी मार्जिनलिटी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, डिक्लाइन, क्योंकि गुड एक्स क्या बनता जा रहा है, बैड, इससे दूर जा रहा है ना, इस जोन से, एक्स से दूर जा रहा है, एक्स से दूर जा रहा है, तो ये एक्स क्या बन गया, ये एक्स बन गया इस पॉइंट पे क्या, बैड गुड बन गया। बट वाई की मार्जिनलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये कर्व मूव कर रहा है और जिसकी किसकी तरफ जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है, तो यहाँ वाई की मार्जिनलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हेंस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई क्या शो कर रहा है कि एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई क्या है, आपका ग्रेटर देन जीरो है। तो आईसी कर्व क्या बन गया, आपका अपवर्ड स्लोपिंग बन गया। अगर मैं वही केस ऑफ गुड वाई लूं, ये ओ से लेके वाई वन तक, ओ से लेके वाई वन तक क्या शो कर रहा है कि गुड वाई ऑल्सो बिकम बैड सिंस मार्जिनलिटी ऑफ एम यू वाई क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। क्लियर, ठीक है। जिससे दूर जाएंगे, मैं वाई से दूर जाती जाऊंगी तो y क्या बन जाएगा, बैड, और x उस वक्त क्या बन जाएगा, गुड। सिंपल, ठीक है। बोथ गुड बैड कब बन जाएंगे, कि मैं दोनों से ही दूर हूँ, कि मैं दोनों से ही दूर जा रही हूँ, तो दोनों ही की मार्जिनलिटी ऑफ x भी लेस देन वन और y भी लेस देन वन, तो इसका मतलब IC आपका स्ट्रिक्टली नेगेटिवली स्लोप शो कर रहा है, बट कनकेव टू द ऑरिजिन से तो ये कनकेव बनेगी ना शेप, ठीक है। और ब्लिस पॉइंट, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको किस पॉइंट पे मिलेगी, एस पॉइंट पे। ये वो पॉइंट जहां पे कंज्यूमर अटेन क्या कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर रहा है, जहां पे व्हेन बोथ द गुड्स आर कंज्यूम्ड अप टू देयर ऑप्टिमम लेवल एंड एनी एक्स्ट्रा यूनिट रिड्यूस द सेटिस्फेक्शन। ऑप्टिमल लेवल पे हो, इससे ज्यादा ले लिया तो आप क्या हो जाओगे, आपकी सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल सी बात, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये तो दोनों के लिए इंडिफरेंट है अगर ऐसा कर्व बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कर्व बन रहा है तो वो क्या शो कर रहा है कि आप एक्स से दूर जा रहे हो, मतलब एक्स आपका बैड है और वाई आपका गुड है। इस साइड है तो ये आपको शो कर रहा है कि ये दोनों ही बैड है, एक्स भी बैड है, वाई भी बैड है। और अगर ये साइड शो कर रही है आपकी, तो ये साइड क्या शो कर रही है, किसके पास जा रहा है, ये एक्स की तरफ बैंड हो रहा है, ये आईसी का। तो मतलब एक्स आपका गुड कॉमोडिटी में आ जाएगा और वाई आपका, वाई से दूर जा रहा है तो वाई आपका बैड कॉमोडिटी में आ जाएगा। ये पूरा सर्कल बन गया, बीच में ये पॉइंट आया एस। ये पॉइंट एस आपको शो करता है कि ये पॉइंट आपका किसका है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, ऑप्टिमल लेवल है। तो समरी क्या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिजायरेबल कंजम्पशन ऑफ अ गुड आफ्टर विच यूटिलिटी फॉल्स। आप एक मैक्सिमम, ये सेटिएशन पॉइंट ये कहता है कि ये आपकी मैक्सिमम डिजायरेबल कंजम्पशन है, इसके बाद आपकी यूटिलिटी फॉल ही करेगी। इसे हम ब्लिस पॉइंट भी कहते हैं, अल्टीमेट इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, जहां पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट है, दोनों ही गुड्स बियॉन्ड दिस लेवल रिड्यूस यूटिलिटी। इस पॉइंट के, एस पॉइंट के बाहर आप गए, एक्स में चले जाओ, वाई में चले जाओ, दोनों ही गुड्स से आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर बजट के बारे में, ठीक है। अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लिमिटेड इनकम। मेरा बिहेवियर मेरी इनकम से ही रिलेटेड है, मैं जितना कमाऊंगी उतना ही तो खर्च कर पाऊंगी। अब मेरी डिजायर तो बहुत ज्यादा है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सबको चाहिए, बट क्या पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, डाका थोड़ा ना डालोगे।
So hence the consumer cannot buy everything they desire. हर चीज जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल सकती because of the constraint. And ये constraint क्या है आपके सामने? Income. सो डिटर्मिनेंट क्या है कंजम्पशन की चॉइस का? कि मैं जब कंज्यूम करने जाऊं, कुछ गुड्स को परचेज करने जाऊं, तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले मुझे प्राइस पता होना चाहिए, दूसरी मेरी जेब में कितना पैसा है, इनकम वो पता होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है अफोर्डेबिलिटी भी की भी कि कंज्यूमर कैन ओनली परचेज दोस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वेयर टोटल एक्सपेंडिचर लेस देन इक्वल टू किसके बराबर हो? इनकम के बराबर। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई लेस देन इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? आपकी इनकम के बराबर। या तो आप इनकम के जितना खर्च कर दो या फिर इनकम से कम खर्च करो और पैसा बचाओ। ठीक है, सेव करो। सो बजट सेट आपको बनाना पड़ता है। वो क्या शो करता है? दैट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन बंडल्स जो एक कंज्यूमर क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है। और ये बजट सेट डिपेंड करता है आपकी इनकम और आपके प्राइसेस पे। सो क्या इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है फिजिबल चॉइस, एक कंज्यूमर के पास कितनी अवेलेबल है, एक बाउंड्री कितनी है जिसे वो अफोर्ड करे और ना अफोर्ड करे। ये एक लाइन कितनी क्रिएट कर दी कि इस लाइन के बाहर जाऊंगी तो मेरे लिए सारे पॉइंट अनअफोर्डेबल है, मैं किसी कुछ पॉइंट पे अफोर्ड नहीं कर सकती, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट के इनसाइड में सारे क्या कर सकती हूँ, चीजें अफोर्ड कर सकती हूँ। तो ये एक बाउंड्री बता देता है। तो समरी क्या है कि कंज्यूमर का बजट बजट होता है इनकम कंस्ट्रेंट, लिमिटिंग चॉइसेस, और बजट सेट आपको बताता है कि कितने अफोर्डेबल बंडल्स आप दे सकते हो गिवन द इनकम एंड गिवन द प्राइसेस। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हर पॉइंट के बाद, हर एक टॉपिक के बाद मैंने समरी इसलिए दे रखी है कि इंसान को अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, मैंने नोट से सच में बहुत ही दिमाग लगा के बनाए हैं। पता नहीं आप लोगों को पसंद आए ना आए, भगवान जाने। वो तो अब क्योंकि मैंने कोई और नोट्स तो देखे नहीं, मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स कैसे क्या दे रहे हैं, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। अब ये हमने बजट कंस्ट्रेंट देखा कि P1x1 प्लस P2x2 किसके लेस देन इक्वल टू होना चाहिए? हमारी इनकम के। ये अमाउंट ऑफ गुड वन है, ये अमाउंट ऑफ गुड टू है, ये प्राइस है, ये प्राइस गुड टू के हैं, ये कंज्यूमर की इनकम है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू आपकी किसकी होना चाहिए? इनकम की। अगर एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर है, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो कंज्यूमर किस पे है? सिंपल सी अपनी बजट लाइन के ऊपर है, कहीं पे भी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। तो बजट की इक्वेशन कैसे बनती है? P1x1 प्लस P2x2 किसके बराबर? आपकी M, आपकी मनी इनकम के बराबर। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी बजट लाइन है जो ये शो कर रही है। क्लियर? अब x2 के अगर रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है, अगर x2 के लिए मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? M डिवाइडेड बाय P2 और आपका P1 अपॉन P2 x1, अगर इसके हिसाब से निकालू तो मतलब पानी पी लो पहले। ठीक है, अगर मैं x2 ले रही हूँ तो मैं रेशियो लूंगी P1 P2 का x1 के बराबर अपॉन आपका किसके? M अपॉन P2 के बराबर। वर्टिकल एक्सिस आपको क्या शो कर रहा है? ये वर्टिकल एक्सिस आपको x2 शो कर रहा है, M अपॉन P2, और फिर ये जो आपकी बजट लाइन है P1 अपॉन P2। ठीक है, अब स्लोप ऑफ बजट लाइन ये आपकी क्या है? माइनस P1 अपॉन P2। ये आपकी बजट लाइन है जो हम कहते हैं, ये आपका रेशो है। प्राइस लाइन भी हम कहते हैं ना इसे, P1 अपॉन P2, और ये हम आपकी क्या है? नेगेटिव है, तो इसे हम प्राइस रेशो भी कहते हैं। x1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये M अपॉन P1 आ जाएगा, और फिर ये इसकी क्या आ जाएगा? ये इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ये इसका इंटरसेप्ट हो गया M अपॉन P1 गुड वन के लिए, और ये क्या बन गया? इसकी स्लोप ऑफ बजट लाइन बन गई। ठीक है, तो क्या इंटरप्रिटेशन में निकाल सकती हूँ कि M अपॉन P2 क्या शो कर रहा है? मैक्सिमम यूनिट ऑफ गुड टू। अगर एंटायर इनकम में स्पेंड कर दूं गुड टू पे, तो मैं मैक्सिमम यूनिट ऑफ गुड टू कितनी ले सकती हूँ अगर मैं अपना पूरा पैसा गुड टू पे लगा दूं? तो ये वो लाइन है, वही चीज है कि मैंने सारा पैसा एक्स गुड वन पे तो कुछ खरीदा ही नहीं, देख लो जीरो है, सारा पैसा मैंने गुड टू पे लगा दिया, तो मैं मैक्सिमम M अपॉन P2 ले सकती हूँ अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड करके। अगर मैं अपनी पूरी इनकम वन पे खर्च कर देती हूँ तो मेरे पास टू के लिए कुछ नहीं बचेगा, टू आपका जीरो, तो मेरी लाइन क्या बन जाएगी? M अपॉन P1। स्लोप मेरा क्या बन जाएगा? माइनस P1 बाय P2, जो क्या शो कर रहा है? ट्रेड ऑफ शो कर रहा है गुड वन और गुड टू में। ठीक है, तो बजट लाइन हमने कैसे बनाई? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, इस M1 P1 को ज्वाइन कर दिया, M अपॉन P1 को, और M अपॉन P2 को ज्वाइन कर दिया। दो से ही तो मुझे पता चला, अगर मैं पूरा पैसा, एक सेकेंड दोबारा बताती हूँ, अगर मैं अपना पूरा पैसा गुड वन पे खर्च कर देती हूँ, मेरे लिए पॉइंट बनता है M अपॉन P1। सिंपल। पूरा पैसा गुड टू पे खर्च करती हूँ तो मेरा पॉइंट बनता है M अपॉन P2। दोनों लाइन को जोड़ दिया, ये मेरे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए कि मैं इतना इसका लूं या फिर इतना इसका लूं, जो भी लूं,
और ये दो लाइन मेरी अगर ज्वाइन हो गई तो मेरे को क्या मिल गया, बजट लाइन मिल गई अपनी। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे। अब सिंपल, अगर मेरी मनी इंक्रीज हो गई, पैसा ज्यादा कमाने लग गई, तो मैं एक्स भी ज्यादा परचेज करूंगी, वाई भी ज्यादा परचेज करूंगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पैसे कम कमाने लग गई तो मेरी बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे गुड टू के प्राइस कम हो गए तो मैं गुड टू ज्यादा परचेज करूंगी। गुड टू के प्राइस अगर इंक्रीज हो गए तो गुड टू कम परचेज करूंगी। ठीक है, अगर वन के मेरे प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो मैं गुड वन ज्यादा परचेज करूंगी। अगर गुड वन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो गुड वन कम परचेज करूंगी। आपका गुड टू तो सेम ही रहेगा। सिंपल, ये तो पढ़ रखा है इसलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर अटेन करता है इक्विलिब्रियम पे किस पॉइंट पे, जहां पे उसका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और उसका बजट लाइन का स्लोप बराबर हो जाए। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमने कही थी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई किसके बराबर हो जाए, प्राइस ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन P1 अपॉन P2। हमने गुड वन और गुड टू लिया तो। ठीक है, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या शो कर रही है कि इक्विलिब्रियम अकर कब होगा, जहां पे आपकी बजट लाइन टेंजेंट हो किसके, आपके इंडिफरेंस कर्व के। ये आपने तीन इंडिफरेंस कर्व बनाए, ये ए और ये बी और सी आपने क्या आपकी बजट लाइन बना दी। अब जहां पे ये इक्वल है, मतलब वहीं पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके बराबर है, आपकी प्राइस लाइन के बराबर है। वही आपके ऑप्टिमम बंडल शो कर रहा है किसके लिए, X1 और X2 के लिए। मतलब कंज्यूमर विलिंगनेस टू परचेज हमने किससे शो करी, आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। और कंज्यूमर की एबिलिटी टू परचेज मैंने कहां से शो करी, ये P1 अपॉन P2 अपने प्राइस रेशो से। और कंज्यूमर अचीव करता है अपना ऑप्टिमम बंडल कितना, X1 अपॉन X2, उसका ऑप्टिमम बंडल है जो वो अचीव करेगा। तो इंटरप्रिटेशन क्या देखी मैंने कि एनी पॉइंट अदर देन टेंजेंसी, जैसे कि बी और सी है, बी और सी ये जो आपके पॉइंट है, ये टेंजेंसी के अलावा जो आपके दो पॉइंट बन रहे हैं बी और सी पॉइंट, ये लाई करते हैं आपके लोअर आईसी पे, है ना। ये IC1 पे लाई कर रहे हैं, सीधी सी बात है। IC2 मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और वो मेरे बजट में भी आ रहा है तो मैं IC2 परचेज करूंगी। बी पॉइंट पे मुझे क्या शो कर रहा है कि मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है और मेरी P1 बाय P2 क्या है, कम है। सिंपल सी बात है, अगर ये देखो ये लाइन है, ठीक है, ये आपकी प्राइस लाइन हुई, ये आपके इंडिफरेंस कर्व ने कट किया। ठीक है, दोबारा बना देती हूँ मैं, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पेपर में। ठीक है, कहीं और मत देखना, सिर्फ इस पॉइंट पे देखना। ये मेरी लाइन थी बजट लाइन, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व से कट कर रहा था। तो ये जो बी पॉइंट है ये आपको क्या शो कर रहा है कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर है। अगर आप यहाँ से चलो तो ये क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व है, और इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, MRS। और आपकी प्राइस लाइन क्या है, उसके डाउनवर्ड है। तो इस पॉइंट पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, आपका प्राइस कम है, मतलब कंज्यूमर अभी अपवर्ड मूव करेगा ना टुवर्ड द इक्विलिब्रियम बाय सैक्रिफाइसिंग सम ऑफ गुड टू, ताकि उसे वन ज्यादा मिले। ठीक है, और यहीं अगर मैं सी पॉइंट पे देखूं तो सी पॉइंट पे यहाँ से कट करते हुए जाओ, यहीं से कट करते हुए जाओगे तो ये क्या शो कर रहा है कि आपकी प्राइस लाइन ऊपर है और आपकी MRS क्या है, नीचे। तो मतलब ये शो कर रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेस देन है आपका किससे, P1 अपॉन P2 से। मतलब आपका क्या है, प्राइस वन और अपॉन प्राइस टू ज्यादा है। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए क्या करेगा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आना है तो इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए सेक्रीफाइस करेगा सम यूनिट ऑफ गुड वन, ताकि उसे गुड टू ज्यादा यूनिट मिले। सीधी सी बात है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या शो करता है, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई क्या शो करता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स शो करता है ना। तो वही चीज है कि मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर मुझे इक्विलिब्रियम पे जाना है तो कंक्लूजन क्या है इस बात का कि इक्विलिब्रियम इज रीच एट टेंडेंसी, उस एट टेंजेंसी जहां पे मेरा इंडिफरेंस कर्व और मेरी बजट लाइन क्या हो, मीट करे। तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या मैक्सिमाइज करेगा, सेटिस्फेक्शन सब्जेक्ट टू द बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट को ध्यान में देते हुए कि कंज्यूमर को अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिले। क्लियर है सभी को। कल अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैंने PYQ भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ PYQ नहीं करवा रही, एक साथ ही करवा दूंगी, मतलब कि दो तीन टॉपिक हो जाए आपके फिर PYQs। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बाकी आप मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स या मॉक टेस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।